वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछली क्लास के अंदर हमने परम्यूटेशंस ग्रुप के बारे में जाना था और जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चक्र, साइक्लिक परम्यूटेशन और चक्र के बारे में जाना था कि साइकिल क्या होता है और साइकिल परम्यूटेशन में क्या होता है। यानी किसी भी क्रमचय को साइक्लिक नोटेशन में लिखना ही क्या कहलाता है, साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाता है। लास्ट टॉपिक्स हमने लिखे थे कि साइक्लिक परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ नोट्स। उन नोट में एक नोट लिखा था हमने कि अगर f इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7 ये आपके पास एक चक्र है या साइक्लिक परम्यूटेशन है, तो इस चक्र की लेंथ कितनी है 1, 2, 3, 4, यानी ये 4 लंबाई का क्या है, चक्र है। 4 लंबाई का चक्र या चक्रीय क्रमचय। अगर ये अकेला है, इसके साथ और कोई नहीं है, तो ये चक्रीय क्रमचय है या फिर इसे क्या बोल सकते हो, चक्र बोल सकते हो। किसी क्रमचय का एक भाग है तो चक्र बोल दो, नहीं खुद एक अपने आप में क्या है, चक्रीय क्रमचय या क्रमचय। ये लास्ट जाना था। उससे आगे आज हम पढ़ते हैं कि इस चक्रीय क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं और इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले आप लिख लें, एक हेडिंग डाल लें, चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम, इसको जानते हैं पहले। चक्र का प्रतिलोम, इससे क्या मतलब है देखो समझो। जैसे मान लो एक क्रमचय है 2, 3, 5, 7, 5, 3, 2, 7, इस प्रकार लिख देते हैं 7, 2। इसको साइक्लिक नोटेशन के रूप में आप कैसे लिखोगे, साइक्लिक फॉर्म में ये इस प्रकार हो जाएगा कि 2 5 पे गया, 5 7 पे है और 7 किस पे है, 2 5 पे, 5 7 पे, 7 किस पे, 2 पे, और फिर आपके पास है 7 2 पे और 3 3 पे। ये साइक्लिक, ये परम्यूटेशन है, ये इसका कैसा है, साइक्लिक फॉर्म। इसमें चक्र कौन सा है, चक्र आपके पास है f इज इक्वल्स टू 2 5 7। ये एक चक्र ले लिया। इस चक्र को इसमें 2 5 पे जा रहा है, 5 7 पे जा रहा है। जैसे इसके लिए आप f इन्वर्स निकालोगे तो आपके पास f इन्वर्स कैसे होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 3 7 2, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे, 2 3 5 7। ये प्रतिलोम होता है। इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखो। इसका साइक्लिक रूप जो आपके पास है, ये चक्रीय रूप। इसका चक्रीय रूप क्या होगा, 5 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 7 और 7 की मैपिंग वापस 5, 3 3 पे मैप है। जैसे एक चक्र के बाद में बात करूँ तो मैं, ये f इन्वर्स है। इस चक्र के लिए f इन्वर्स क्या हो गया, 5 2 7। इस चक्कर में 2 5 7 है। इसे और भी अच्छे तरीके से लिखते हैं अपन, तो ऐसे लिख देता हूँ क्या मैं, 7 और 7 के बाद में 5 और 5 के बाद में 2, 7 5 2। ये आप जानते हो कि किसी भी चक्रीय क्रमचय को कहीं से भी आप स्टार्ट करके उसके साइक्लिक फॉर्म को क्या रखते हुए, स्थिर रखते हुए आप लिख सकते हैं। अनेकों प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 7 से स्टार्ट करोगे तो 7 की मैपिंग 5 और 5 की मैपिंग क्या है 2, 7 5 पे, 5 2 पे। अब आप इन दोनों के अंदर देखो रिलेशन, ये है 2 5 7 और ये क्या है 7 5 2। यानी इस चक्र के एलिमेंटों को उल्टे करके लिख दो, यानी 2 5 7 है तो पीछे से लिख दो 7 5 2, 7 5 2। तो ये इसका क्या मिल जाएगा, इन्वर्स। 3 का इन्वर्स तो 3 रहेगा, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं केवल एक चक्र के प्रतिलोम की बात कर रहा हूँ यहाँ। यानी आपने अगर एक चक्र लिखा f इज इक्वल्स टू, सपोज करें 2 3 4 5 7 6, तो इसका f इन्वर्स आप इसके अवयवों को उल्टे क्रम में लिख दो। यानी यहाँ से लिख दो 6 की मैपिंग 7, 7 की 5, 5 की 4, 4 की 3 और 3 की 2। ये इसका क्या हो गया, इन्वर्स। और वैसे भी देख लो आप, इसमें 2 की मैपिंग 3 है, इसमें 3 की मैपिंग 2 है, 3 की मैपिंग 4 है, 4 की मैपिंग क्या है 3, 5 की मैपिंग 7 है और 7 की 5 और 6 की 7 की 6 और 6 की 7। यानी इनको ऊपर ही ले जाना था। तो इन्वर्स फंक्शंस को आप ये भी जानते हैं कि ये f है तो f इन्वर्स इस प्रकार होगा। यानी आपके पास 2 मैप 3 पे हो रहा है तो f इन्वर्स में 3 मैप कहाँ होगा, 2 पे।
तो यही काम हमें करना था। तो पीछे से आप इन एलिमेंटों को लिख दो, आपको पास क्या मिल जाएगा, चक्र का प्रतिलोम। तो डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी चक्र के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त चक्र उस दिए गए चक्र का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम। सिंपल सी डेफिनेशन कि आपके पास एक चक्र दे रखा है तो उसके अवयवों को उल्टे क्रम में आप नोटेट करें तो उसका क्या बन जाएगा, प्रतिलोम। इस प्रकार आप किसी भी चक्रीय क्रमचे के जितने भी चक्र हैं उनको उल्टे क्रम में रखकर क्या कर सकते हो, उसका प्रतिलोम। जैसे आपके पास एक चक्रीय क्रमचे ऐसे है 2 5 7 3 4 6, तो F इनवर्स कैसे हो जाएगा, पहले इस चक्र का प्रतिलोम 7 5 2, फिर इस चक्र का 6 4 और 3, ऐसे एक एक का निकल। तो प्रतिलोम में आपने यहाँ लिखा क्या, चक्र का प्रतिलोम, इसका इन्वर्स के डिफाइन कर रहे हैं। फिर चक्रीय क्रमचे का कैसे, जितने उसमें चक्र हैं उन सबका इन्वर्स निकाल लो। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी भी चक्र के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त चक्र दिए गए चक्र का प्रतिलोम चक्र कहलाता है। दिए गए चक्र का प्रतिलोम चक्र कहलाता है। उल्टे क्रम में आप जो भी लिखोगे वो जो आपके पास साइकिल मिलेगा वो दिए गए साइकिल का क्या होगा, इनवर्स साइकिल। देखो एग्जाम्पल में चक्र F इज इक्वल टू 1 3 2 4 का प्रतिलोम चक्र ज्ञात कीजिए। अगर ये P4 में है तो ये चक्रीय क्रमचे भी हो जाएगा, नहीं अदरवाइज किसी एक चक्रीय क्रमचे का भाग है तो इसे क्या कह सकते हो आप, चक्कर। तो देखो यहाँ F कैसे है 1 3 2 4, आप इसे कैसे नोटेट कर सकते हो, 1 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 4, 4 की मैपिंग 1। इस प्रकार इस F का प्रतिलोम क्या होगा, अब ये क्रमचे रूप में हो गया तो इसका प्रतिलोम कैसे हो जाएगा, F इनवर्स इज इक्वल टू, नीचे वाली रो को ऊपर कर दो 3 2 4 1, यहाँ क्या लिख सकते हो 1 3 2 4। इस प्रकार हो गया। इसे आप साइक्लिक रूप में कैसे लिख सकते हो, यानी चक्र के रूप में, F इनवर्स 3 की मैपिंग 1, 1 की मैपिंग 4, 4 की मैपिंग 2 और 2 की मैपिंग 3। ये था 1 3 2 4, ये हो गया 3 1 4 2, 3 1 पे आ गया, 1 3 पे चला गया, 4 2 2 4 पे। इसे और भी सिस्टमेटिक लिखना चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर ले, 4 2 4 2, फिर कौन आ गया 3 और 1, सिंपली। यानी इसको उल्टे क्रम में कि 4 2 3 1, ये इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो इस प्रकार दिए गए किसी भी चक्र का क्या कर सकते हो आप, प्रतिलोम। और देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया होगा, और देखें एग्जाम्पल, चक्रीय क्रमचे F इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 का प्रतिलोम चक्रीय क्रमचे, प्रतिलोम चक्रीय क्रमचे लिखिए। तो कैसे होगा, यहाँ F कैसे है 1 2 3 4 5 6,
इसका प्रतिलोम सिंपल सा कि इसकी डेफिनेशन में क्या कहा कि उल्टे क्रम में लिख दो। प्रतिलोम चक्रीय क्रम से F इज इक्वल टू, पहले इस चक्र को उल्टा कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 2 1 F इनवर्स जिसे कहोगे, फिर इसे उल्टा कीजिए क्या हो जाएगा 6 5 4, ये इसका इनवर्स परमुटेशन। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सदैव क्या मिलेगा, आइडेंटिटी परमुटेशन। तो उल्टे क्रम में जो भी आप लिखोगे वो उस चक्र का क्या मिल जाएगा, प्रतिलोम चक्र मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखें, अगली हेडिंग आप डालें, ये सिंपल थी, चक्र की कोटि। चक्र की कोटि, हेडिंग डाल ले चक्र की कोटि, ऑर्डर ऑफ साइकिल। ऑर्डर ऑफ ए साइकिल, किसी भी साइकिल का ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं, चक्र की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, इसे आप समझे। किसी भी चीज़ के ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अगर ए किसी ग्रुप जी का एलिमेंट है तो ए की आइडेंटिटी एन होगी, कब, जब ए की पावर एन बराबर क्या आ जाए, ये आ जाए। वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए ए की पावर एन बराबर क्या हो जाए, ई हो जाए, देन वो पॉजिटिव इंटीजर उस ए का क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ ए, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू है। तो डेफिनेशन तो वही रहेगी, तो चक्र में भी वैसे ही रहेगी कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर जो किसी चक्र पे ऑपरेट करती जाए और उससे क्या मिल जाए आपको, आइडेंटिटी। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, किसी चक्र F के लिए एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n चक्र की कोटि होता है यदि f की पावर n इज इक्वल टू क्या मिले आपको, i, जहां i क्या है, i तत्सम क्रमचय है। आइडेंटिटी परमुटेशन, यानी उस पर क्या पावर लगाऊं ताकि वो मेरे पास क्या दे दे, आइडेंटिटी परमुटेशन, जो साइक्लिक ग्रुप में कैसे लिखा जाता है, किसी एक एलिमेंट से। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक चक्र लिया, F इज इक्वल टू, चक्र F इज इक्वल टू 2 3 5 7, ये सिंपल चक्र है, की कोटि ज्ञात कीजिए, की कोटि ज्ञात कीजिए। इसको कितनी बार ऑपरेट करूं कि मेरे पास क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। तो सॉल्यूशन देखिए, यहां F इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2 3 5 7, जिसे आप परमुटेशन रूप में कैसे लिख सकते हो, 2 3 पे, 3 5 पे, 5 7 पे, और 7 किस पे, 2 पे। स्वीकार किया। F स्क्वायर निकालोगे आप, यानी ये 2 बार ऑपरेट होगा खुद ही खुद से, 3 5 5 7 7 2। ये कैसे है, 2 3 5 7 3 5 7 2। जो यहाँ है वो यहाँ बनाना है आपको, 3 5 7 2, 3 के नीचे 5, 5 के नीचे 7, 7 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 2 3 5 7 3 5 7 2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा 2 3 5 7, यहाँ नीचे आएगा 5 7
2 3। ये आपके पास किसका मान आ गया, एफ स्क्वायर का। साइक्लिक रूप में लिखोगे तो कैसा है ये, 2 की मैपिंग 5, 5 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 5, 5 की मैपिंग 2, खत्म। 3 की 7 और 7 की 3। इस प्रकार उसका साइक्लिक नोटेशन। एफ का क्यूब, जिसे आप क्या लिख सकते हो, एफ स्क्वायर डॉट एफ। एफ स्क्वायर क्या है आपके पास, 2 3 5 7, ये 5 7 2 3। एफ क्या है, 2 3 5 7 3 5 7 2। यहाँ क्या बनाना है, 3 5 7 2। तो 3 5 7 2, 3 की मैपिंग 7, 5 की मैपिंग 2, 7 की मैपिंग 3 और 2 की मैपिंग क्या है, 5। इस प्रकार ऑपरेट कर दिया। अगला क्या है आपके पास, 2 3 5 7, उसके नीचे आपके पास है 3 5 7 2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एफ का क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट होते ही 2 3 5 7, नीचे बचेगा 7 2 3 5। इसे साइक्लिक रूप में लिखोगे तो आपके पास कैसा है, 2 की मैपिंग 7 और 7 की मैपिंग 5 और 5 की मैपिंग 3 और 3 की मैपिंग वापस क्या है, 2। ये एफ क्यूब आ गया। आगे निकालते हैं हम कौन, F4। देखिए F4 को क्या लिखोगे, एफ क्यूब डॉट एफ। एफ क्यूब का मान 2 3 5 7, नीचे 7 2 3 5 और एफ का मान आपके पास ये है 2 3 5 7 3 5 7 2। जो यहाँ है वो यहाँ बनाए, 3 5 7 2 7 2 3 5, 2 3 5 7 3 5 7 2। ये सेम बन गया। बचा क्या, 2 3 5 7, ये यहाँ बनाया। 3 के नीचे मैपिंग कितनी थी, 2, 5 के नीचे 3, 7 के नीचे 5 और 2 के नीचे 7। नीचे वाला क्या बचा, 2 3 5 7। ये आ गया F4। और ये F4 का मान जो आप देखोगे वो कैसा है, 2 की मैपिंग 2, 3 की मैपिंग 3, 5 की मैपिंग 5, यानी 2 2 3 3 5 5 7 7 आ गया आइडेंटिटी। यानी F4 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल्स टू कितना है, 4। वो लोएस्ट इंटीजर जिसके लिए F आइडेंटिटी दे रहा है वो कौन है, 4, अर्थात 4 की कोटि, F की कोटि कितनी है, 4। इस प्रकार आप किसी भी क्रमचय या चक्र को कितनी बार ऑपरेट करें कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, वो चक्र की क्या मिलेगी आपको, कोटि। समझ में आ गया होगा। पहले मैंने F लिया, उसको क्रमचय रूप में लिखा, फिर उसका स्क्वायर निकाला, आपको निकालना आता है क्रमचय के गुणा से, फिर F क्यूब निकाला और फिर F4 निकाला तो आइडेंटिटी मिल गई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू कितना है, 4। इसमें कुछ बातें समझे आप, देखें, मैं इसे मिटा दूं। इसे मैं ऐसे भी ज्ञात कर सकता था, डायरेक्टली देखो ज्ञात करने का, चक्र को गुणा कर करके। यहाँ F इज इक्वल टू, मैंने आपको चक्र के गुणा भी तो बताएं, 2 3 5 7 है। तो F स्क्वायर कैसे होगा, 2 3 5 7 और 2 3 5 7 दो बार लिख लो। आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। गुणा कैसे करोगे, 2 3 पे गया और 3 किस पे गया, 5 पे, तो 2 कहाँ गया, 5 पे। फिर 5 7 पे, 7 किस पे, 2 पे। 5 7 पे, 5 7 पे, 7 किस पे, 2 पे, यानी वापस किस पे आ गए, 2 पे। कंप्लीट। बचा हुआ कौन, 3 और 7 वाला। यहाँ से देखो 3 किस पे गया, 5 पे, और 5 किस पे गया, 7 पे, तो 3 7, 3 5 पे, 5 7 पे।
फिर 7 2 पे और 2 3 पे, यानी ये भी कंप्लीट। ये कौन आ गया? एफ स्क्वायर। या आप ऐसे भी देख लो, स्क्वायर करना है तो बीच में एक छोड़ दो, 2 5, एक छोड़ते वापस कौन आ जाएगा? 2, यानी 2 5। फिर 3 और एक छोड़ दिया 7, एक छोड़ दो, फिर 3 3 7 3 7। एफ क्यूब, यानी इसको 3 बार करना है। 2 3, ये आ गया 2 5 3 7, और इसको गुणा करना है 2 3 5 7 से। गुणा करो, देखो 2 किस पे गया? 5 पे। इसमें 5 5 है ही नहीं इसमें 5, और यहाँ 5 किस पे गया? 7 पे। देखोगे आप पहले वाले में 2 कहाँ गया? 5 पे। 5 है नहीं इसमें, और इसमें 5 कहाँ गया? 7 पे। या आप बीच वाले को भी लिखना चाहे तो उसमें 5 कहाँ जा रहा है? 5 पे। जब नहीं है तो आइडेंटिटी में हो, और तीसरे में 5 कहाँ जा रहा है? 7 पे। फिर आगे देखो 7 इसमें है नहीं, तो 7 7 पे है। 7 कहाँ जा रहा है? इसमें 3 पे, और 3 कहाँ जा रहा है? 5 पे। फिर देखो 5 लिया, 5 कहाँ जा रहा है? 2 पे। इसमें 2 पे, फिर इसमें 2 3 पे। फिर लो 3 3 पे, 3 7 पे, और 7 2 पे। 2 7 5 3, आपके पास एफ क्यूब क्या आ गया है? 2 7 5 3। वैसे देख लो, एफ क्यूब निकाल रहे हो यानी आप बीच में 2 का जम कर रहे हो। जब एफ स्क्वायर निकाला तो बीच में से आपने क्या किसको लेस किया? एक एलिमेंट को। अब 2 को कर दो, तो 2 से 2 छोड़कर आगे जाओ, तो 2 से 2 छोड़ के आगे गया 7, फिर 7 से 2 छोड़ के आगे गया 5, फिर 5 से 2 छोड़ के आगे गया 3, आ गया ये F4। इसी प्रकार F4 निकालोगे आप, F4, तो उसमें आप क्या लिखोगे? 2 5 7 3, और ये है 2 3 5 7। एफ क्यूब को एफ से गुना कर दिया। 2 कहाँ गया? 7 पे, और 7 कहाँ गया? 2 पे। इसमें 2 7 और 7 2, यानी 2 2। 7 5 पे और 5 7 पे, यानी 7 7। 5 3 पे, 3 5 पे, यानी 5 5 और 3 3। इसका मतलब क्या हुआ? F4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई, अर्थात ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, और वैसे भी देख लो, F4 ज्ञात करना है तो बीच में 3 छोड़ दो, तो 3 छोड़ दिया, तो 2 के बाद में 3 छोड़ा, तो 3 छोड़ते वापस कहाँ गया? 2। 3 के बाद में 3 छोड़ा, यानी 5 7 और 2 छोड़ा, तो वापस किस पे आ गया? 3 पे। इसके बाद में 3 छोड़ा 5 पे, इसके बाद में 3 छोड़ा 7 के बाद में, तो 7 पे आ गया। तो ये 4 पे आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 कितना है? 4। किताब में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, ये साइक्लिक गुणा किताब में डिफाइन नहीं कर रखा बुक में आपके पास, पर ऐसे भी आप कर सकते हैं। एग्जाम में भले ही ना करें, पर कंपटीशन एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप इस प्रकार डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि एफ स्क्वायर ज्ञात करना है, बीच में 1 छोड़ दो। अगर अकेले एलिमेंट पे ऑपरेट कर रहे हो तो एफ क्यूब ज्ञात करना है, बीच में 2 छोड़ दो। F4 ज्ञात करना है, बीच के 3 छोड़ दो। F5 ज्ञात करना है, 4 छोड़ दो। समझ में आई है? तो चक्र की कोटि कि उसे जनरली कैसे ज्ञात किया जाता है बुक के हिसाब से, तो आप क्या करें, उसे परमुटेशन रूप में लिखें, और फिर परमुटेशन के गुणा तब तक करते जाएं जब तक कि आपको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। और जैसे ही आइडेंटिटी, जिस ऑर्डर पे आपको आइडेंटिटी मिल रही है, वही उस चक्र की क्या हो जाएगी? कोटि। एक बात और समझे आप, इस चक्र की कोटि 4 है, और इसकी लंबाई भी कितनी है? 4। ऐसे ही एक मैं और चक्कर ले रहा हूँ, जैसे मान लो ये चक्कर ऐसा लिया और कहा कि इसकी कोटि ज्ञात कीजिए। अब 3 ही कोटि का ले लिया, तो 3 ही लंबाई का ले लिया। देखिए इसकी कोटि क्या होती है। तीन लंबाई का लोगे तो इसकी कोटि भी 3 ही आएगी। 4 लंबाई का लोगे तो कोटि भी 4 आएगी। तो यहाँ से एक मैसेज कन्वे हो गया अपने पास कि चक्र की कोटि सदैव चक्र की लंबाई के क्या होती है? बराबर होती है। तो इसकी कोटि याद करनी हो जैसे, तो एफ तो आपके पास है 2 3 5, एफ स्क्वायर इसी को 2 बार लिख दो, 2 3 5 2 3 5। या तो बीच में 1 छोड़ दो या गुणा कर लो 2 3 पे और 3 किस पे? 5 पे, तो 2 5। 1 छोड़ दिया, अब 5 के बाद में 1 छोड़ा तो क्या आ गया? 3। यह आपके पास कौन आ गया? एफ स्क्वायर। एफ क्यूब निकाला 2 5 3 एफ स्क्वायर इंटू 2 3 5। 2 5 पे और 5 किस पे? 2 पे, तो 2 2 5 5 3 3।
यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी क्रमचय की कोटि उस चक्र की किसी भी चक्र की कोटि उस चक्र की लंबाई के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया कि चक्र की कोटि उस चक्र की लंबाई के बराबर होती है। आगे हम इसे थ्योरम में सिद्ध भी करेंगे, तो नोट करके आप ये लिख लें, समझ गए होंगे। ये आप परमुटेशन रूप में रख के भी गुणा कर सकते हैं, तब भी आपको इसकी ऑर्डर कितनी मिलेगी, 3 ही मिलेगी। तो ये नोट लिखें कि किसी भी चक्र की कोटि चक्र की लंबाई के बराबर होती है। एग्जाम्पल, f, यदि f इज इक्वल्स टू 1 2 4 3 5, तो ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ f इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। इसकी लेंथ 5 है तो ऑर्डर भी कितना है, 5। इस प्रकार जितनी लेंथ है उतना ही क्या आएगा, ऑर्डर। आप चाहे निकाल के देखें या डायरेक्टली लेंथ से उसको क्या कर दें, उसके ऑर्डर को डिफाइन कर दें। आगे समझे, समझ में आ गया होगा ये। अब समझो, देखो एक बात, एक चक्कर मैंने ये लिखा 2 3 5 7 और एक ये लिखा G 1 3 4 और एक लिखा H, उसे लिख दिया 1 4 6। इस चक्कर और इस चक्कर को देखें और इस चक्कर इसको देखें। आप इन दोनों को जैसे ही देखोगे, इस F और G में, F व G में क्या है, 3 कॉमन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। G और H ये लिखने का नहीं है, सिर्फ समझिए। G और H में 4 कॉमन है। F एंड H में 2 3 5 1 4 6। क्या इनमें कोई कॉमन है क्या? में कोई भी अवयव या एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इससे क्या मिलता है, F और H एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, असंयुक्त क्रमचय या असंयुक्त चक्र। इन्हें क्या कहते हैं, असंयुक्त चक्र कह दो या क्रमचय कह दो, क्रमचय रूप में लिखा है तो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दो चक्रों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है या दो क्रमचयों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो उन्हें क्या कहते हैं, असंयुक्त क्रमचय। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो इन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त या असंयुक्त नहीं है, यानी नॉन डिसजॉइंट परमुटेशन या साइक्लिक। अब इससे क्या फ़ायदा है, अगर आपको कोई कहे कि F और H को गुणा करो, F क्या है 2 3 5, H क्या है 1 4 6, जैसे आप इनको गुणा करोगे तो वापस यही आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, वो गुणा नहीं होंगे। आप इन्हें गुणा करोगे तो कैसे, देखो मैं साइक्लिक गुणा न करके परमुटेशन में रूप में कर लेता हूँ। 2 3 पे, 3 5 पे और 5 पे किस पे गया, 2 पे। ये 1 1 4 पे, 4 6 पे, 6 1 पे। ये चीज़ यहाँ बनाना चाहते हो, कुछ है ही नहीं, बनाओगे कहाँ से, तभी तो आप गुणा कर पाओगे। और अगर मैं कहूँ कि ये P6 में है, F G और H जो है वो मेरे P6 में है, यानी आप 6 के फॉर्मेट में लिख के करो, तब मैं इसे पूरा कैसे लिखूंगा कि अगर इसमें क्या नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो 1 1 पे है, 2 3 पे है, 3 5 पे है, 4 4 पे है, 5 2 पे है और बचा हुआ 6 6 पे है।
इसमें क्या हो रहा है, 1 4 पे और 2 किस पे, 2 पे, 3 किस पे, 3 पे, 4 6 पे, 5 5 पे और 6 1 पे। अब जो यहाँ है वो यहाँ बनाओ, 4 2 3 6 5 1, 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 5, 6 के नीचे 6, 5 के नीचे 2, 1 के नीचे 1। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 4 2 3 6 5 1, गुणा करोगे क्या मिलेगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या मिलेगा, 4 3 5 6 2 1। अब इसको साइक्लिक नोटेशन में लिखें तो साइक्लिक रूप में आप उसे जैसे लिखोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 की मैपिंग यहाँ लिख देता हूँ, 1 की मैपिंग 4, 4 की मैपिंग 6 और 6 की वापस कौन आ गई 1, 2 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 5 और 5 की वापस 2। क्या ये वापस वही आ गया, 1 4 6 और 2 3 5। और आपको ये भी पता है जब चक्र रूप में लिखते हैं तो पहले इसे आगे लिखते हैं, इसे बाद में लिखते हैं, यानी जब चक्र रूप में लिखोगे तो इसे आगे और इसे बाद में गुणा करने के लिए। तो क्या ये वापस रिपीट हो के वही एलिमेंट आ गए। साइक्लिक नोटेशन में तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, कंफ्यूज ना होए, 2 3 5 और क्रमचय में ऐसे लिखा जाएगा। ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी आप अगर दो डिसजॉइंट साइकिल को या डिसजॉइंट परम्यूटेशंस को गुणा करते हो तो वापस वही रिपीट होता है। इसका मतलब आपको डिसजॉइंट अगर दो साइकिल है तो उन्हें गुणा करने की जरूरत ही नहीं। तो पहचान करनी होगी कि कौन डिसजॉइंट है और कौन नॉन डिसजॉइंट है। तो डेफिनेशन लिख दें, असंयुक्त चक्र, असंयुक्त चक्र या क्रमचय, कुछ भी लिख लें, असंयुक्त चक्र या क्रमचय। लिख लें असंयुक्त क्रमचय। चक्र कहोगे तो चक्र के रूप में डेफिनेशन को डिफाइन कर लेना, नहीं तो क्रमचय के रूप में। तो लिखें दो क्रमचय एफ व जी असंयुक्त क्रमचय कहलाते हैं यदि इन्हें चक्रीय रूप में लिखने पर इन दोनों में कोई भी अवयव एक समान ना हो। चक्रीय रूप में लिखे और लिखने पे आपके पास एक भी अवयव या कोई भी अवयव एक समान ना हो, तब वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, असंयुक्त क्रमचय। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मैंने एक क्रमचय लिख दिया 1 2 2 4 4 6 6 और 1, वह जी लिख दिया 3 5 5 3 7 1 2 3 4 5 7 8 और 8 7, ये लिख दिया। तो चक्रीय रूप इस ऐप का चक्रीय रूप क्या होगा, 1 कहाँ गया 2 पे, 2 कहाँ गया 4 पे, 4 कहाँ गया 6 पे, वह जी 3 5 5 3 7 8। सही, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ एफ इंटरसेक्शन जी वो क्या है 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात एफ जी में एक भी अवयव एक समान नहीं है।
अतः FHG असंयुक्त क्रमचय है। चक्र की बात करूं तो ये दोनों असंयुक्त चक्र है, ये इसके साथ असंयुक्त है, ये इसके साथ असंयुक्त है, क्योंकि इस क्रमचय में चक्र कितने हैं? 2। तो यही चीज़ सिमिलरली किस पे काम में ली जा सकती है? चक्र पे भी। ये बात की हमने किसकी? असंयुक्त क्रमचय की। और अगर जो असंयुक्त नहीं है वो क्या हो जाएंगे? संयुक्त क्रमचय या असंयुक्त नहीं होने वाले क्रमचय। समझ में आ गई होगी। चक्र की कोटि आपको समझ में आ गई होगी, चक्र की लेंथ के बारे में आप समझ गए होंगे, इन्वर्स निकालना सीख गए होंगे। अब देखें आगे कुछ, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप इन्हें राइट करते जाएं जल्दी से। कल ये कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही आप पीछे से एग्जाम्पल्स बुक के उन्हें भी करना शुरू कर दें, धीरे धीरे वो समझ में आने लग गए होंगे आपको। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो भी हैं बुक में वो सारे आप करना शुरू कर दें, वो समझ में आ जाएंगे आपको। क्रमचय की कोटि अभी और निकालेंगे हम, वो ज़रूर किसी एग्जाम्पल में काम आएगी, तो वो आप आगे समझ जाएंगे। अभी केवल चक्र की कोटि निकालना सीखें आप। और देखो अगली हेडिंग लिख लो, पक्षांतरण। ये क्या है? देखो पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन, अंग्रेजी में कहे तो ट्रांसपोजिशन। TR, ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब क्या है? जैसे ये एक चक्र है 2, 3, इसकी लंबाई कितनी है? 2। 2 लंबाई के किसी भी चक्रीय क्रमचय को क्या कहते हैं? पक्षांतरण। या चक्र को 2 लंबाई के चक्र को क्या कहते हैं? पक्षांतरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 2 है, यानी एक दूसरे के पक्षांतरण कर रहे हैं, ये इसको पक्षांतरण, ये इसको। तो डेफिनेशन लिख लें, किसी भी 2 लंबाई के चक्र को उस चक्रीय क्रमचय या क्रमचय का पक्षांतरण कहते हैं। किसी भी 2 लंबाई के चक्र को वो जिस चक्रीय क्रमचय से आपने उठाया उसका क्या कहलाएगा? पक्षांतरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर F = 2, 3, ये पक्षांतरण है। ये लिख दिया F = 2, 4, 3, 5 और 5, 6, 6, 7 ऐसे लिख दिया। इसमें एक पक्षांतरण है, इसमें 3 पक्षांतरण है, इसमें 3 ट्रांसपोजिशन है, इसकी 1 ट्रांसपोजिशन है। किसी क्रमचय की बात करें तो क्रमचय F = 1, 2, 2, 3, 3, 1 को पक्षांतरण रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये पक्षांतरण रूप में है, सॉरी क्रमचय रूप में है। आप इसे चक्रीय रूप में और चक्रीय रूप को किस रूप में? पक्षांतरण रूप में व्यक्त कर सकते हो। कैसे? समझे। देखो यहाँ F कैसा है? 1 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 1। इसका चक्रीय रूप कैसा होगा? F = 1, 2 पे, 2, 3 पे और 3 किस पे? 1 पे। 1, 2 पे, 2 की मैपिंग 3 पे और ये 3, 1 पे। पक्षांतरण रूप इसे समझे। देखो F = किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लो, जिसे 1 लिया,
1 को 3 के साथ मैप करवा दिया और 1 को मैप करवा दिया 2 के साथ। ये इसका कौन सा रूप है? पक्षांतर 1 2 1 3। 2 3 नहीं आएगा इसमें। इसमें कितने पक्षांतर हैं? 2 पक्षांतर। कैसे, ऐसा क्यों हुआ और उसको ऐसा ही क्यों लिख सकते हैं, ये समझे। एक थ्योरम भी करेंगे इसको समझने के लिए, पहले प्रैक्टिकली समझ ले। आपके पास मैंने इसको तोड़ के इस प्रकार का लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये आएगा ही आएगा। यहाँ देखो आपने लिखा f इज इक्वल टू 1 3 1 2। इसका मतलब क्या है? 1 की मैपिंग 3 की मैपिंग 1 और जो 2 है वो 2 पे है, यानी ये P3 से लिया है मैंने, तो 3 एलिमेंटों के रूप में। यहाँ 1 की मैपिंग 2 की मैपिंग 1 और जो इसमें 3 है वो 3 पे मैप कर रहा है। आइडेंटिटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे आप ऑपरेट करोगे। 2 1 3 2 1 3 यहाँ बना दो, 2 1 3। ये 1 2 3 है, 2 के नीचे आपके पास 2, 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, ये 2 1 3। क्या मिला? 1 2 3 2 3 1। कैसे लिख सकते हो? 1 की मैपिंग 2, 2 की 3 और 3 की आपके पास क्या है? 1। ये ऐसा ही था क्या? 1 2 3। जहां साइड में करके ये लिख लेना, इसी में नीचे इस प्रकार लिख सकते हो। आप इन्हें गुणा करो, अगर आपने 1 2 आगे ले लिया तो भी चलेगा, पर गुणा करते वक्त आप पिछले को आगे पहले रखते हैं। तो ये इस प्रकार का आपने गुणा किया, यानी 1 को 3 के साथ, 1 को 2 के साथ। तो किसी भी चक्रीय क्रमचय को उसका एक एलिमेंट लेकर बाकी शेष सभी एलिमेंटों के साथ उसे रखते हुए क्या लिखा जा सकता है? पक्षांतर रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी चक्रीय क्रमचय को पक्षांतर रूप में लिखना है तो एक एलिमेंट ले लो कोई भी, और बाकी शेष सभी एलिमेंटों को उसके साथ क्या कर दो? ऐड कर दो। इन्हें आगे पीछे करोगे, गुणा करोगे तो भी यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना कोई भी। और अगर आपने 2 ले लिया, 2 के साथ 3, 2 के साथ 1, तो भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ गुणा क्रमबिनी में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इन्हें कैसे ही ऑपरेट करें। तो कैसे? जैसे एक और उदाहरण से मैं इसे समझाता हूं। कल फिर हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे, आप बुक में एग्जाम्पल देखें तो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और कल नोट के रूप में इसे लिख भी लेंगे। तो एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे देखो चक्रीय क्रमचय या क्रमचय ही ले लेते हैं, फिर पूरा ही काम कर लेते हैं। क्रमचय f इज इक्वल टू 1 2 3 5 5 7 7 1 4 6 6 4 को पक्षांतर रूप में लिखिए तथा पक्षांतरणों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। आप उस फॉर्मेट में लिखें और उनकी संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपके पास f कैसा है? 1 2 3 5 5 7, ये P7 का है। मैं आपके यहाँ नोटेशन दे देता हूँ, बिलोंग कहाँ से किया? P7। 1 2 3 5 5 7 7 1 4 6 6 4। इसका चक्रीय रूप 1 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग, सॉरी इसमें आपने 2 को मैप नहीं करवाया, तो मैं यहाँ 2 को मैप करवा देता हूँ, तो नीचे भी कुछ बचा होगा। 1 2 3, 2 की मैपिंग 3, यानी 2 3 भी है। 1 उठाया, 1 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 5, 5 की 7 और 7 की 1 कंप्लीट, और ये 4 की 6, 6 की 4। ये इसका कौन सा रूप हो गया? चक्रीय रूप। कितने चक्र हैं इसमें? 2 चक्र। आप चक्र की संख्या पूछे तो कितने चक्र हैं? 2 चक्र। अगला आपको क्या लिखना है? पक्षांतर रूप। तो किसी भी एक को, यानी इसको 2-2 के टुकड़े में बांटना है, 2-2 लेंथ के चक्र के रूप में। तो किसी भी एक को उठाएं, जनरली पहले को ही ले लो, 1 को ले ले और लास्ट के साथ ऐसे लिखते जाएं ताकि पूरी हो जाए। 1 7 1 5 1 3 1 2, और ये क्या है? 4 6। 1 2 3 4 5 5 पक्षांतर।
ये इसका कौन सा रूप हो गया? पक्षांतरण। आप इन पे प्रैक्टिस और करें, इन्हें गुणा करके आप देखोगे तो वापस यही मिलेगा। इन पे प्रैक्टिस करें, कल हम जानेंगे कि पक्षांतरणों की संख्या से कैसे किसी क्रमचय को सम तथा विषम बताया जाता है। इसमें कितने पक्षांतरण? 5, तो हम कहेंगे कि ये विषम क्रमचय है। ऐसे अगर इनकी संख्या 4 आएगी तो उसे सम क्रमचय कहेंगे। और सम और विषम होने से क्या फायदा होगा ये हम कल अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।